हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड 2026 में 27 फरवरी को आने वाला फिजिक्स का पेपर सॉल्व करने वाले, यानी आपको ऐसा ही पेपर 27 फरवरी को देखने को मिलने वाला है। तो फटाफट इस पेपर को देख लीजिए और इसमें बताए गए प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपके पेपर में आ सकते हैं। तो अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम इस पेपर को पूरा सॉल्व करने वाले हैं, यानी प्रत्येक प्रश्नों को इसके सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही पेपर होगा। आपको यहाँ पर अनुक्रमांक, यहाँ पर अपना जो यानी रोल नंबर और आपको नाम भरना होगा, ये सब पेपर कोड, पेपर नंबर होगा, सब दिया होगा। सेम बिल्कुल सब ऐसा ही होगा। 3 घंटे 15 मिनट आपके लिए जो समय होगा पेपर करने के लिए, वो पूर्णांक 70 अंक का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए होंगे। तो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। कौन से प्रश्न पूछे गए हैं तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपका पहला प्रश्न बन सकता है, जो है यहाँ पर खंड ए, यानी 5 खंड होंगे। खंड आ है यहाँ पर, ऐसे ही खंड आ वा सा ऐसे बटे होंगे, यानी सेक्शन ए होगा। इसमें पहला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है कि विद्युत विभव का मात्रक है। तो ऑप्शन है जूल प्रति कूलाम, जूल कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर, जूल प्रति कूलाम, सॉरी क्या लिखना है यहाँ पर, कूलाम मीटर। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा विभव का V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। सूत्र क्या होता है, V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। डब्ल्यू क्या होता है, कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, दो स्रोत कला संबद्ध होते हैं यदि वे तरंगें उत्पन्न करते हैं। तो आंसर होगा नियत कलांतर, यानी कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं, ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर नियत होता है, यानी समांतर होता है। तो क्या गलत है, नियत कालांतर हो जाता है। फिर क्या अगला क्या है, समान पदार्थ के दो घनों की भुजाएं क्रमशः I तथा 2I हैं, इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा 2:1 होगा। फिर अगला है, अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है। तो इसका आंसर है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला है, हेनरी प्रति मीटर मात्रक है। तो वो किसका होता है, चुंबकशीलता का। किसका, चुंबकशीलता, जिसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 4 पाई × 10⁻⁷ होता है। कितना होता है, 4 पाई × 10⁻⁷ होता है। फिर आपका यहाँ से आ जाता है खंड बा। क्या आ जाता है, खंड बा, यानी सेक्शन बी, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। तो क्या होता है इसका व्यंजक, F/L बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू I1I2/R। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो म्यू नॉट का मान अभी मैंने बताया कितना होता है, 4 पाई × 10⁻⁷ होता है। तो हम अगर इसका मान यहाँ पर रख दें तो F/L बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट का मान 4 पाई × 10⁻⁷ इंटू I1I2/2 पाई, और बटे में R भी होगा। 2 पाई से 4 पाई कटेंगे कितने बार, 2 बार। तो आ जाएगा 2 × 10⁻⁷ इंटू I1I2/R। आप ये भी सूत्र लिख सकते हैं, यानी ऐसे भी लिख सकते हो कि F/L बराबर 2 × 10⁻⁷ I1I2/R, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, अगला है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन की, आगे देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य कितनी है, 1 अक्षांश है। तो आइए इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, लैम्डा बराबर 12.27, कितना, 12.27 √V। कितना हो जाता है, √V एंगस्ट्रॉन हो जाता है। ठीक है, √ कितना हो जाता है, V एंगस्ट्रॉन हो जाता है। तो हमें क्या निकालना है, त्वरित विभव, यानी हमें क्या निकालना है, V निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, हम बाहर निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, V बराबर क्या, √ क्या होगा, √V² बराबर क्या हो जाएगा, 12.27 बटे जो लैम्डा कहाँ पर चला जाएगा, नीचे। अगर हम क्या करें, इन दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, क्या कर दें, दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग, तो इसको √ हट जाएगा। तो यह क्या बचेगा, V बचेगा, और इस पर क्या हो जाएगा, 12.27 बटे लैम्डा, इन सब का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, तो ये हट जाएगा। अब हम मान रख सकते हैं। तो इसका तरंग अक्षांश कितना मान दे रहे हैं, 1 अक्षांश, तरंग कितना है,
तरंग दैर्घ्य कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर रख सकते हैं कि 12.27/1 का स्क्वायर, 261 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब 1 का भाग जाएगा तो वही वही का वही हो जाएगा। अब 12.27 इसका हो जाएगा स्क्वायर, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इनका 2 बार हमें स्क्वायर करना होगा, गुणा होगा, इसका स्क्वायर कितना होता है 150 पॉइंट कितना हो जाएगा 55 वोल्ट, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला है एल आर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के शक्ति गुणांक का व्यंजक लिखिए। तो आइए इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है शक्ति गुणांक क्या होता है, cos फाई से इसको cos फाई बराबर क्या होता है R/Z, जहाँ Z क्या होता है प्रतिबाधा होती है। इसके लिए Z का प्रतिबाधा का सूत्र क्या होता है √R² प्लस XL माइनस XC, यानी प्रेरकत्व धारती प्रतिघात और प्रेरकत्व प्रतिघात होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें केवल RL के लिए, किसके लिए सॉरी हाँ एल आर के लिए, किसके एल आर के लिए। तो यहाँ पर सी का मान क्या हो जाएगा, जो शून्य हो जाएगा, क्योंकि सी की कोई मतलब नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा आपका R² प्लस XL का स्क्वायर। तो हम ये मान कहाँ पर रख दें, जेड का मान यहाँ पर रख दें, तो ये मान क्या निकल आ जाएगा cos फाई बराबर R/√R² प्लस कितना हो जाएगा आपका XL का स्क्वायर हो जाएगा, या आप जे भी लिख सकते थे, ए भी हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है रेखीय आवेश घनत्व का से क्या तात्पर्य है। तो किसी चालक तार की प्रत्येकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व, यानी किसी चालक तार की प्रत्येकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर क्या होता है Q/L हो जाता है। फिर क्या है किरचॉफ का धारा नियम। तो किरचॉफ का धारा नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है 0, यानी सिग्मा आई बराबर क्या होता है 0। यानी कोई संधि O है और इस पर कोई धाराएं आ रही हैं, जैसे हम बोले I1 और ये हो जाएगा I2। ठीक है, ये संधि की ओर आ रही हैं। I3 इस संधि से दूर जा रही हैं, I4 इस संधि से दूर जा रही हैं। तो इसमें क्या होता है संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धाराएं क्या होती है ऋणात्मक। तो हमने क्या बताया कि मान लीजिए जो I1 I2 संधि की ओर आ रही है, ये सब दूर जा रही हैं, तो इनका कुल योग क्या होता है 0 हो जाता है। और क्या होते I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 हो जाएगा, बराबर के उस साइड भेज देंगे तो ये सब हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके बीच आने वाली धाराएं तथा आने वाली धाराएं और निकलने वाली धाराएं, ये क्या का मान क्या होता है आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है क्या धारा नियम। अब क्या है प्रकाश विद्युत प्रभाव में दहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है। तो वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, क्या कहलाती है दहली आवृत्ति कहलाती है। वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, क्या कहलाती है दहली आवृत्ति कहलाती है। इसमें इससे कम आवृत्ति के प्रकाश के आपतित होने पर धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है, अतः यह आवृत्ति एक विशेष महत्व रखती है। यानी μ0 यानी μ0 बराबर W/H क्या हो जाता है उसके लिए सूत्र हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका आता है खंड सा। यहाँ पर क्या आता है खंड सा, और जिसमें एक पहला न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में क्या बताया गया है आइए वो देख लेते हैं। क्या पूछ रहे हैं कि किसी प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण यानी तीसन से किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण तीसन से प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण कितना है तीसन से प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या दे रहे हैं वो देख लेते हैं पहले। तो पहले दे रहे हैं हमें अल्पतम विचलन कोण को लिखते हैं हम डेल्टा एम से कितना है 30 अंश है। ठीक है, अपवर्तन कोण दे रहे हैं अपवर्तक पृष्ठीय, तो अपवर्तन कोण से लिखते हैं हम आर से कितना है वो 30 अंश है। अब वो क्या ज्ञात कर रहे हैं कह रहे हैं अपवर्तनांक निकालिए, हमें एन निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है अपवर्तनांक के लिए एन बराबर जो साइन क्या होता है एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 साइन A/2 फॉर्मूला हो जाता है। हमें अब जरूरत किसकी है यहाँ पर ए की, ए हमें नहीं दिया है। तो इसके लिए जब हमने प्रिज्म का सूत्र सिद्ध कर दिया तो एक चीज पढ़ी हमने कि जो R बराबर होता है वो A/2 होता है। तो हम लिखेंगे R बराबर A क्या होता है जो प्रिज्म कोण होता है। तो प्रिज्म कोण कितना है प्रिज्म कोण हमें निकालना है, तो A/2 हो जाएगा। R कितना दे रहे हैं सॉरी R कितना दे रहे हैं 30 अंश, यहाँ पे दे रहे हैं 30, तो 30 का 2 में गुणा करेंगे 60, यानी ए बराबर निकलेगा हमारे पास 60 अंश। कितना निकल आ जाएगा 60 अंश। तो फिर हम इस फॉर्मूले में रख सकते हैं। तो एन बराबर साइन
60 अंश प्लस 30 अंश बटे 2, यहाँ पर हो जाएगा साइन 30 अंश बटे 2 हो जाएगा, सॉरी 60 अंश, ये है, ये निकला 60 अंश दिया जाएगा। तो हम करेंगे 60 और 30 कितने हो जाएंगे 90, और 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 45, तो साइन 45 अंश आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा साइन 30 अंश। ठीक है, एन बराबर, अब देखेंगे कि साइन 45 अंश का मान रख दीजिए, साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2 और साइन 30 अंश का 1/2, तो 2 का गुणा यहाँ पर होगा, 2 का यहाँ पर होगा, तो एन बराबर 2/√2 हो जाएगा। ठीक है, 2/√2 हो जाएगा। अगर हम क्या कर दें, इसका परिमेयकरण कर दें, तो 2/√2 का परिमेयकरण यानी √2 से ऊपर और √2 से नीचे, तो हो जाएगा 2√2, यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 से 2 कटेगा, एन बराबर आ जाएगा √2, और √2 का मान होता है 1 कितना होता है 414 हो जाता है, 1.414 इसका मान हो जाता है। इस प्रकार हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता का विमेय समीकरण निकालिए। तो आइए हम ये भी देख लेते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, क्या होता है Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, क्या हो जाता है जो बल के लिए व्यंजक होता है F/L। ठीक है, ये हो जाता है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाली बल के व्यंजक का सूत्र हो जाता है। अगर हम क्या करें, एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लें, 1/4 पाई क्या आ जाएगा, एफ कहा आ जाएगा, इस एप्सिलॉन नॉट के पास आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो अब देखो 1/4 पाई की कोई विमा नहीं होती है, आवेश की विमा क्या होती है AT, तो इस आवेश की भी क्या हो जाएगी AT। ठीक है, और बल की विमा क्या होती है MLT-2 हो जाती है, MLT-2 हो जाती है, और R क्या होता है मीटर, तो इसकी विमा क्या हो जाती है L, कितनी हो जाती है L का स्क्वायर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी L स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो हम ऐसे रख सकते हैं, तो A का A में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा A स्क्वायर हो जाएगा, T का T में होगा तो T स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर क्या होगा ML 3 है, 2 है तो एक 3 हो जाएगी, यहाँ पर ML 2 और एक 3 ML 3 और T-2। ठीक है, अब जी नीचे से ऊपर करेंगे हम। ठीक है, तो जब M ऊपर जाएगा तो M माइनस का 1 हो जाएगा, L नीचे के प्लस के ऊपर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, T कितने हैं माइनस के 2 है, ऊपर जाएंगे प्लस के, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, तो T4 हो जाएंगे, और A कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो A हो जाएगी उसकी विमा निकल कर आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब क्या है, 2 मिलीमीटर व्यास के तांबे के तार में 10 एम्पियर की धारा है, इस धारा के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले देखना होता है दिया क्या क्या है, तो आर दे रहे हैं 2 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसको हम पहले बनाएंगे मीटर में, तो 2 × 10⁻³ से गुणा करेंगे तो ये मीटर में बन जाएगी। ठीक है, फिर क्या है एम्पियर की धारा, 10 एम्पियर की धारा, तो आई कितना है 10 एम्पियर है। ठीक है, उस कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी हमें बी निकालना है। ठीक है, तो सूत्र होता है P बराबर μ0I/2 पाई R हो जाता है, इसके लिए सूत्र हो जाता है। तो हमने बताया कि इसका मान कितना होता है 4 पाई गुणे 10⁻⁻7, आई का मान कितना हो जाएगा 10, 2 पाई हो जाएगा, R हो जाएगी 2 × 10⁻³ हो जाएगी। 2 पाई से इसको 4 पाई काटेंगे कितनी बार 2R, तो 2 × 10⁻⁷ बचेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 2 × 10⁻³ तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, केवल ये नीचे से ऊपर जाएंगे 10⁻⁷ हैं, और ये जाएंगे 10⁻+3 हो जाएंगे, और ये 10 पहले से है। ठीक है, तो मतलब यानी मान लीजिए 10⁻3 और एक 4 हो जाएंगे। ठीक है, 4 हो जाएंगे, 10 प्लस में है तो 4 हो जाएंगे, 3 और एक 4 हो जाएंगे, तो आधे में से 4 जाएंगे तो 3, तो 10⁻³ बचेंगे, कितना बचे 10⁻³ टेस्ला, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, इतना आ जाएगा, क्लियर है। फिर क्या है, परावर्ती दूरदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए। तो इनको आपको प्रश्न करना है, इसका किरण आरेख देख लेना आपके लिए। ठीक है, फिर क्या है, आपेक्षिक चुंबकशीलता, चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति का से क्या तात्पर्य है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एक ना एक प्रश्न यहाँ से बनने वाला है। फिर है 20 सेमी फोकस दूरी वाले दो अपतले उत्तल लेंस संपर्क में रखे हुए हैं, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो दो संपर्क में रखे हुए हैं, यानी जो F1 30 सेमी है, F2 भी 30 सेमी हो, दोनों कैसे लेंस हैं, उत्तल लेंस है। ठीक है, रखे हुए हैं। इससे 20 सेमी दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, वस्तु के लेंस के बीच
वस्तु और उनके लेंस उनके बीच की दूरी यानी प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, वी निकालना है। तो यू कितना दूरी वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, वी हमें क्या करना है, निकालना है, यू दिया है। तो हम पहले क्या चाहिए, एफ चाहिए, हमें एफ चाहिए, फिर इससे हम एक सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f कितना है, ये होता है 30 प्लस माइनस प्लस 30, 10 आ जाएगा 30, एक कहाँ चले, एक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 1/f कैची गुणा करेंगे, 2f बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 30, यानी f बराबर कितना आ जाएगा 30/2 और कितनी बार 15वां निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 15 निकल कर आ जाएगा। फिर हम इस फॉर्मूले रख देंगे, f कितना निकला हमारा 15 निकला। ठीक है, बराबर 1/v हमें निकालना है, माइनस 1/u कितना है 20 है, तो उत्तल लेंस के लिए माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इस तरफ आ जाएगा तो माइनस, तो 1/v बराबर 15, यहाँ पर आएगा तो प्लस हो गए माइनस की 20 हो जाएंगे, यहाँ पर हो गई लासा, तो 60 लास आ जाएगा, 15 × 45 15 चौकी 60 भी 40 20 दिया 60, यानी 1/60 आ जाएगा, 1/v कैंची गुणा करेंगे तो वही 60 आंसर आ जाना है, अपना कर लेना है। ठीक है, क्लियर है। अब ऐसे देखिए, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत किसको समझाइए, ये आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए भी आ सकती हैं। LCR संयोजन के लिए श्रेणी अनुनादी परिपथ बनाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से एक ना एक प्रश्न आने वाला है आपके पेपर में। ठीक है, फिर देखिए अगला है, एक वस्तु सॉरी जी, ठोसों में ऊर्जा बैंड आरेख द्वारा चालक अर्धचालक एवं कुचालक में अंतर समझाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तैयार कर लेना है। फिर अगला है, एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेमी की दूरी पर बनता है, जबकि एक लेंस को उनके ठीक बीच में रखा जाता है, तब लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, मान लीजिए एक जो दूरी है कितनी है, टोटल दूरी कितनी है 40 सेंटीमीटर है, अगर इसके बीच में एक लेंस रख दिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20, यानी यू भी आपके पास भी यू भी 20 हो जाएगा और भी 20 हो जाएगा, यानी दूरी वस्तु की दूरी भी 20 हो जाएगी और प्रतिबिंब भी उतनी दूरी बनेगा, यानी 1/f बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u, यानी पहले हम 1/f निकाल लें तो क्या निकलेगा 20 माइनस 20, यानी 20 लास आ जाएगा, ये हो जाएंगे, सॉरी तो यहाँ पर थोड़ा प्लस रखेंगे, ठीक है, क्योंकि सामने रखेंगे ना, सामने की दूरियां क्या होती हैं धनात्मक और पीछे वाली दूरियां क्या होती हैं, सॉरी सामने वाली दूरियां क्या होती है ऋणात्मक और पीछे वाली दूरियां क्या होती है धनात्मक हो जाती हैं, तो यहाँ पर u प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यानी जो आपका यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि 1/u माइनस 1/v कह सकते हैं, v यानी प्रतिबिंब की दूरी प्लस में होगी। ठीक है, ऐसे रख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 बटे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2/20। ठीक है, तो 1/f बराबर कितना आ जाएगा 10 निकल कर, यानी f निकल कर आ जाएगा 10, और हमें क्या निकालनी है क्षमता, तो p बराबर क्या होता है 100/f, यानी सेंटीमीटर में नापे तो 100, वैसे मीटर में होता तो 1/100 होता, तो 100 बटे कितना हो जाएगा 10, 10 से 0 काटेंगे 10 डायोप्टर आ जाएगा। ठीक है, 10 डायोप्टर आंसर आपका आ जाएगा, इसे देख लेना है। ठीक है, जो भी होगा उसमें। फिर देखना अगला है कि लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। फिर 2 × 10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 6 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, सेकेंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है, वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। अब इसको कर लेना है आपको। फिर श्रेणी क्रम में संयोजित 3 संधारित्रों की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसको भी आप कर लेना श्रेणी क्रम संधारित्र श्रेणी क्रम में, तो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 ऐसे निकालना है। फिर किसी छोटी दूरबीन की अभिदृश्यक फोकस दूरी 144 सेमी है, नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेमी है, दूरबीन की आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी, इसको लिख लेना है। फिर वही 2 समांतर रेखीय धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र, जो सबसे पहला प्रश्न हमने पढ़ा था, इसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा निकालनी है। फिर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, उच्चई एवं अपचयी ट्रांसफार्मर में अंतर उल्लेखित कीजिए, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारणों का भी उल्लेख कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांसफार्मर आ सकता है। अगला है पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों के अभिलक्षणों की तुलना कीजिए, पीएन संधि डायोड की अर्धतरंग दृष्टिकारी प्रक्रिया को परिपथ आरेख खींचकर समझाइए।
पीएन संधि डायोड से आपका एक ना एक प्रश्न आने वाला है, तो इनको तैयारी जरूर कीजिएगा। और जो भी प्रश्न आएगा वो 5 अंक या 3 अंक से कम का नहीं आएगा। एक और है, पीएन संधि डायोड की संधि पर अपक्षय परत का बनना स्पष्ट कीजिए, व्यवप्रचारी एवं एवलांस भंजन की व्याख्या कीजिए। उसी से आ गया। फिर अगला है, बंधन ऊर्जा की व्याख्या कीजिए। यदि एक नाभिकीय संलयन की क्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.3% है तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, इसको कर लेना है। फिर अगला है, किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से प्रकाश या बर्तन का शुद्ध व्युत्पन्न कीजिए। साथ में एक सवाल है आपके पास, इसको देख लेना है। अगला है फिर कि तरंगों के विवर्तन का तथा व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। एकल झिर्री द्वारा विवर्तन प्रतिरूप का, इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कहूंगा और ये आपके इस साल आपके पेपर में आने वाला है। फिर अगला है, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। जो बंधन ऊर्जा की प्रति न्यूक्लियानों की द्रव्यमान संख्या की संगत विचरण दर्शाइए। विखंडन एवं संलयन क्रिया की इस विचरण की सहायता से विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो कुछ भौतिक नियतांक दिए होते हैं, जो कुछ मान दिए होते हैं, सब में होगा, इनको कर लेना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, भाई को सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा।